हाँ बेटा, देखिए अपन पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपने ये चीजें पढ़ ली है। डीएनए की संरचना पढ़ रहे हैं। डीएनए की संरचना के बारे में बेटा, डीएनए 3 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजन क्षारक, फास्फोरिक अम्ल और पेंटोस शर्करा। इन तीनों के बारे में अपन बेटा अलग अलग पढ़ लिया है। पेंटोस शर्करा की किस प्रकार, 2 प्रकार की होती है, इसमें संरचना में डिफरेंस, ये कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील, अधिक स्थायी और कम स्थायी। फिर अपने लास्ट में ये भी पढ़ लिया बेटा, फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह की प्रकृति जो है अम्लीय प्रकृति होती है और ये ऋणात्मक होता है। यहां तक पढ़ लिया बेटा। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना पढ़ी अपने। न्यूक्लियोटाइड के बाद जो न्यूक्लियोटाइड पढ़े 3 घटक है बेटा। एक है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस, या इसको लिखते हैं बेटा नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा आपने पढ़ा बेटा पेंटोज शर्करा, और तीसरा पढ़ा बेटा फॉस्फेट समूह। अब देखिए ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। उन तीनों से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। अब इसमें यह ध्यान रखना बेटा कि जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक ये 2 घटक मिले हैं, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के मिलने से जो संरचना बनती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो पहले किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होगा बेटा? नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह, इन दोनों के मिलने से बनेगी न्यूक्लियोसाइड। देखिए किस प्रकार पेंटोज शर्करा पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ती है। तो अपन पहले न्यूक्लियोसाइड का निर्माण पढ़ते हैं बेटा। देखिए ये है पेंटोज शर्करा, ये मैं राइबोस डीऑक्सीराइबोस शर्करा ले रहा हूं। डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इसके 2 नंबर कार्बन पर क्या है? ऑक्सीजन ना होकर क्या है? हाइड्रोजन। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। देखिए बेटा ये है ये शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, और मैंने कौन सी ली है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा से क्या जुड़ेगा? तब न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन क्षारक। अब इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है बेटा वो जुड़ता है 1 नंबर कार्बन से। ये याद रखना है, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है। यहां जुड़ेगा बेटा नाइट्रोजन क्षारक। ये बेटा मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजन क्षारक। ये अब जो संरचना है बेटा, डी राइबोस शर्करा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक मिलकर जो ये बना है इसको कहेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें 2 चीजें और ध्यान रखनी है आपको। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें और ध्यान रखनी है। क्या है, क्या होता है बेटा? देखिए न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा है पेंटोज शर्करा से, तो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन से। तो पहली चीज तो यही आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा के C1 से जुड़ती है, C1 से जुड़ती है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये शर्करा जो है, पेंटोज शर्करा का जो 1 नंबर कार्बन है वो नाइट्रोजन क्षारक के कितने नंबर कार्बन या नाइट्रोजन से जुड़ रहा है? शर्करा का तो 1 नंबर कार्बन है, लेकिन जो नाइट्रोजन क्षारक है, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार की है, पिरिमिडिन में 1 ही वलय होती है और प्यूरिन में 2 वलय। तो इन दोनों नाइट्रोजन क्षारकों के कितना नंबर का कार्बन या कितने नंबर का नाइट्रोजन इस शर्करा के 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन क्षारक जो है बेटा 2 होती है, एक होगी पिरिमिडिन होती है और दूसरी प्यूरिन होती है। जब प्यूरिन जुड़ेगी, प्यूरिन जब पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ेगी तो पिरिमिडिन, जब पिरिमिडिन पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ेगी तो इसका नाइट्रोजन 1 यानी कि N1 जो है 1 नंबर का नाइट्रोजन है
वह पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ेगा, पिरिमिडिन का। और जब प्यूरिन पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ी तो प्यूरिन का कार्बन नंबर 9 N9 किससे जुड़ेगा? पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 से। वापस सुन लीजिए, नाइट्रोजन क्षारक हमेशा पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन जब नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन है तो प्यूरिन का 1 नंबर नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन 1 जो है वहां से नाइट्रोजन क्षारक कार्बन से जुड़ेगी 1 नंबर कार्बन से, और प्यूरिन है तो प्यूरिन में नाइट्रोजन 9 नंबर का नाइट्रोजन है, वहां से नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगी। ये जो संरचना बनी है बेटा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद बेटा निर्माण होगा न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। यहां तक समझ में आया बेटा? ये आपके समझ में आया? अपन पढ़े डीएनए की संरचना के बारे में, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस प्रकार होता है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट अपन करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, इधर देखिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा बेटा? किससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा? तो न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा H3PO4, ये जुड़ेगा, जिससे क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो आइए बेटा वापस मैं इधर बनाता हूं न्यूक्लियोसाइड। CH2OH, ये OH, ये है बेटा यहाँ पर। यहाँ क्या जुड़ा था? नाइट्रोजन क्षार जुड़ा था, यहीं पे नाइट्रोजन क्षार जुड़ी थी, तो ये क्या था बेटा? ये अपने पास क्या था? ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। अब ये जो फॉस्फेट समूह है कहां पे जुड़ेगा? ध्यान रखना है, फॉस्फेट समूह इस न्यूक्लियोसाइड की जो पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शर्करा के 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। कितने नंबर कार्बन से जुड़ेगा? 5 नंबर। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और ये है 5 नंबर कार्बन। तो 5 नंबर कार्बन जो है, 5 नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा बेटा? फॉस्फेट जुड़ेगा। 5 नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा? ये यहाँ पे बेटा जुड़ गया फॉस्फेट। अब ये जो संरचना बनी है, अब ये जो पूरी संरचना बनी है, इसको कहेंगे बेटा, ये है न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। फिर समझ लीजिए, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा से जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ती है 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगी, और फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के 5 नंबर कार्बन से जुड़ता है। अब ये संरचना बनी है बेटा न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड, ये क्या एकलक है? अपने डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है? अनेक न्यूक्लियोटाइड के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसी न्यूक्लियोटाइड के और आपस में जुड़ने से एक श्रृंखला बनेगी, उसे कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, अब इसमें एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तो कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? दो न्यूक्लियोटाइड वाली संरचना को कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए मैं यहाँ डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है बेटा। इधर देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं मैं यहाँ। यहाँ पे क्या था बेटा? नाइट्रोजन क्षारक थी, नाइट्रोजन क्षारक जुड़ी हुई थी, 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या स्थिति था बेटा? ये क्या है? यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ेगा, इसमें भी यहीं पे फॉस्फेट जुड़ेगा बेटा, यहीं पे फॉस्फेट जुड़ेगा। ये जो फॉस्फेट है,
न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है बेटा, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो 3 नंबर कार्बन है, उस 3 नंबर कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है, इस हाइड्रोक्सिल समूह से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह जुड़ता है। तो कहां जुड़ेगा बेटा? ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, यहां पे क्या जुड़ेगा? इस तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। अब ये जो संरचना बनी बेटा, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है? 2 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड है? 2 न्यूक्लियोटाइड है। तो इस संरचना को कहेंगे बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया अब? डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड वाली श्रृंखला। ये दो न्यूक्लियोटाइड इसमें, ये डाई न्यूक्लियोटाइड। इसमें देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के बंध इंपॉर्टेंट है। एक तो बन रहा है पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के मध्य। पेंटोस शर्करा जब नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ी तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना। उस दौरान जो इन दोनों के मध्य बंध बनता है, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा के मध्य जो बंध बनता है बेटा, इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एक तो बंध ये है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बंध है बेटा, फॉस्फेट समूह और न्यूक्लियोटाइड के मध्य बन रहा है। ये क्या है? एस्टर बंध बन रहा है। क्या बन रहा है? एस्टर बंध। फॉस्फेट समूह और न्यूक्लियोटाइड के मध्य बनने वाले बंध को कहते हैं एस्टर बंध। अब देखिए, ये जो फॉस्फेट समूह है, ये इसके मध्य कितने एस्टर बंध है? एक फॉस्फेट समूह 2 एस्टर बंधों से जुड़ा है। इस बंध को कहते हैं बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य कितने फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेंगे? एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य कितने बंध हैं? अगर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितना बनेगा? एक बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि यदि 10 न्यूक्लियोटाइड है, कितने न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं? आगे और न्यूक्लियोटाइड जुड़ के 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने बनेंगे? तो 10 न्यूक्लियोटाइड में 9 फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है, यदि न्यूक्लियोटाइड्स किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड्स n हो, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या n-1 होगी। फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने बनेंगे उसमें? n-1। यानी 50 न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी है। उसमें अगर पूछ ले आपको कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने हैं, तो 50 - 1 49 फॉस्फोडाइएस्टर बंध इसमें बनेंगे। ये समझ में आया बेटा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। आगे चलेगा ना उसे। हाँ, तो ये बेटा समझ में आया। अगर किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 50 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उसमें पूछ ले आपको फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने बनेंगे, तो 50 - 1 49। 3 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 30 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध की संख्या 29। अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, अब इधर ध्यान दीजिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस न्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे और जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ऊपर तो यही रहेगा, शीर्ष पर यही है, शीर्ष पर न्यूक्लियोटाइड तो यही है, तो शीर्ष जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें फॉस्फेट समूह जो है स्वतंत्र है। फॉस्फेट समूह किसी अन्य ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फेट समूह स्वतंत्र है। वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कारण ये कहलाएगा बेटा 5' सिरा। क्या कहलाएगा? 5' सिरा। 5' सिरा क्यों कहलाएगा? 5' एंड कौन सा है कि वह सिरा जिस सिरे की तरफ स्थित न्यूक्लियोटाइड का कार्बन स्वतंत्र फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। कितने नंबर का कार्बन स्वतंत्र फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है? तो इस न्यूक्लियोटाइड का 5वें नंबर का कार्बन स्वतंत्र फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा 5' सिरा। और इधर नीचे की तरफ चलेंगे तो ये जो स्वतंत्र OH सिरा है, कौन सा सिरा बेटा? स्वतंत्र जो OH है, उस न्यूक्लियोटाइड का कौन से कार्बन नंबर से जुड़ा है? तो स्वतंत्र OH सिरा जो है
इस न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो ये बेटा कहलाएगा 3' सीरा या 3' एंड। तो इस प्रकार जो नवीन जो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ने का क्रम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के निर्माण में, नए न्यूक्लियोटाइड किस सिरे की तरफ जुड़ेंगे, 3' सिरे की तरफ। तो बेटा इसमें यह आपको याद रखना है कि नया जो स्ट्रैंड, नया जो रज्जुक बनेगा, नया रज्जुक बनता है या न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे किस डैश से किस डैश की तरफ, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, किधर जुड़ेंगे बेटा, किधर जुड़ेंगे, कौन से सिरे से कौन से सिरे तक, तो 5' से 3' सिरे की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ये क्लियर बेटा। इसके बाद आता है हाँ, ये हो गया बेटा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया है, और अपने डाई न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मैंने बता दिया है 5' सिरा और 3' सिरा कौन सा होता है। जिस न्यूक्लियोटाइड के जिस कार्बन से स्वतंत्र फॉस्फेट समूह जुड़ा है, 5 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 5' सिरा है, और निचले सिरे की तरफ स्वतंत्र OH समूह 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो वह है 3' सिरा। और नए रज्जुक का जो निर्माण होता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वो 5' से 3' सिरे की तरफ होता है। इसके बाद आता है बेटा अपने न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड जो अपने पढ़े हैं उनके नाम क्या है। 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारक है बेटा, 5 जो नाइट्रोजन क्षारक है, आरएनए को भी साथ में लेके चले तो पांचों प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा के आधार पर जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो है उनके नाम क्या है बेटा, देखिए नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, न्यूक्लियोसाइड, क्या नाम बनेगा न्यूक्लियोसाइड का, और न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए नाइट्रोजन क्षारक कितने हैं, एडिनिन, गुवानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इससे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस शर्करा से जुड़ेगा तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो इस न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे बेटा एडिनोसिन। क्या कहेंगे, एडिनोसिन। एडिनिन के साथ राइबोज शर्करा जुड़ेगी तो एडिनोसिन कहलाएगा। और डीएनए की बात करें अपन तो एडिनिन के साथ कौन सी शर्करा जुड़ेगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जुड़ेगी। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जुड़ेगी तो उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, ये बनेगा बेटा कहलाएगा ग्वानोसिन, डीऑक्सीराइबोज ग्वानोसिन। ये कहलाएगा थाइमिडीन, थाइमिडीन। ये कहलाएगा बेटा साइटिडीन। किस आधार पर होगा, ये जुड़ने वाली पेंटोस शर्करा राइबोज है तो राइबोज एडिनोसिन, और जुड़ने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन, डीऑक्सीराइबोज ग्वानोसिन, डीऑक्सीराइबोज थाइमिडीन, साइटिडीन और यूरिडीन। अब बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा बेटा एडिनिलिक एसिड। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा एडिनिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक अम्ल। ये कहलाएगा बेटा साइटिडिलिक अम्ल, और ये कहलाएगा यूरिडिलिक अम्ल।
ठीक है बेटा। 5 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक हैं। अपने नाइट्रोजन क्षारक पढ़ी, इसमें मैंने बता दिया था। ये बेटा होती है डीएनए में, ये डीएनए में होती है, और यूरेसिल होती है बेटा आरएनए में। यूरेसिल होती है आरएनए में, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होती है आरएनए में। ये बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हैं। समझ में आया बेटा? ये अपन पढ़ रहे हैं डीएनए की संरचना के घटक जो हैं, ये तीनों अपने पढ़ लिए हैं बेटा। ठीक है, इसमें नया रज्जुक जो है 5' से 3' सिरे की तरफ बनता है। हाँ बेटा, ये हो गया है। इसके बाद जो बेटा अब अपन पढ़ते हैं, देखिए जो डीएनए है, अधिकांश जीवों में मैंने पढ़ाया था कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, डीएनए। तो अपन पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना से पहले बेटा आपके टॉपिक में दे रखा है अलग अलग प्राणियों की कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की लंबाई। डीएनए की लंबाई कैसी होती है? तो देखिए डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करेगी। डीएनए में अपने पढ़ा है बेटा, डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और डीएनए की जो श्रृंखला होती है, अधिकांश जीवों में क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। और इनमें नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। तो क्षार युग्म आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए। जिस कोशिका के केंद्रक में या जिस डीएनए में क्षारक युग्मों की संख्या ज्यादा होगी, उस डीएनए की लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस आधार पर डीएनए की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो डीएनए की जो लंबाई को मापने का जो निर्धारित करने का जो मापदंड है बेटा, वो क्षारक युग्म है। या अगर एक रज्जु की डीएनए, किसी कई प्राणी है जैसे वायरस है, उसमें एक रज्जु की डीएनए होता है, तो उसमें एक रज्जु की डीएनए तो क्षारक युग्म होंगे नहीं। क्षारक युग्म नहीं है तो उसमें डीएनए की लंबाई का निर्धारण किससे करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर करेंगे। जैसे 50 न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लंबाई का निर्धारण करेंगे। और द्विरज्जु की, जैसे द्विरज्जु की डीएनए है तो 2 श्रृंखलाएं होगी, ये क्षारक युग्म आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है उसके आधार पर डीएनए की लंबाई ज्ञात करते हैं। एक रज्जु की डीएनए में एक ही रज्जु के, इससे कोई क्षारक युग्म जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं उसके आधार पर इसकी लंबाई का निर्धारण करते हैं। तो बताइए डीएनए की जो साइज है, डीएनए की साइज, डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई देखिए बेटा किसके आधार पर, 2 आधार हैं। एक तो क्षार युग्मों के आधार पर, क्षार युग्म की उपस्थिति के आधार पर, कितने क्षार युग्म हैं उसके आधार पर अपन डीएनए की लंबाई ज्ञात करते हैं। ये किस में करते हैं बेटा, क्षार युग्मों के आधार पर। अगर किसी केंद्रक में कैसा डीएनए है, द्विरज्जु की डीएनए, द्विरज्जु की डीएनए की लंबाई अपन किस आधार पर कर सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले क्षार युग्मों की संख्या के आधार पर। दूसरा बेटा न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या आधार है, न्यूक्लियोटाइड, उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या के आधार पर। ये किसमें करेंगे, ये किसमें होगा बेटा, एक रज्जु की डीएनए। जिस केंद्रक में एक रज्जु की डीएनए है, एक रज्जु की डीएनए में डीएनए की लंबाई का निर्धारण करने का जो मापदंड है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर, जिस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज्यादा होगी, वह डीएनए उतना ही लंबाई में ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा कुछ की अपने डीएनए की लंबाई दे रखी है। पहला है बेटा अपने मनुष्य में मनुष्य में जो क्षार युग्म है उनकी संख्या कितनी होती है, याद रखने बेटा आपको 6.6 इंटू 10⁻⁹ क्षार युग्म होते हैं। बीपी का मीन से बेस पेयर या क्षारक युग्म होते हैं मनुष्य में। ये संख्या जो बेटा द्विगुणित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में। तो अगुणित अवस्था में कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। अगुणित केंद्रक में अगुणित जो डीएनए है उसमें बेस पेयर की संख्या हो जाएगी बेटा इसकी आधी, तो कितनी होगी 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। याद रखना है मनुष्य में क्षारक युग्मों की संख्या, मनुष्य के डीएनए में क्षारक युग्मों की संख्या 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। जीवाणु की दे रखी है और
बैक्टीरिया, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया में सार युग्मों की संख्या जो है वो दे रखी बेटा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? अगुणित होता है। बैक्टीरिया कैसे होता है बेटा? अगुणित होता है। तो अगुणित संख्या होती है इसमें जीवाणु में 4.6 इंटू 10⁻6 सारक युग्म या बेस पेयर। और अपने संख्या दे रखी बेटा एक जीवाणु भोजी की दे रखी है, लैम्डा जीवाणु भोजी या लैम्डा फेज। इसमें सारक युग्मों की संख्या दे रखी है बेटा 48502 बेस पेयर। 48502 बेस पेयर, 48502 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं जीवाणु भोजी में। एक और वायरस की दे रखी है 5 × 174 जो वायरस है, 5 × 174 वायरस में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहां बेटा सारक युग्म नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि इसमें जो डीएनए होता है एक रज्जु की डीएनए होता है। एक रज्जु की डीएनए में सारक युग्म नहीं होंगे, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 5386 या 5386। ये विभिन्न जीवों में डीएनए की लंबाई को ज्ञात करने के लिए डी इसमें पाए जाने वाले सारक युग्म और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या दे रखी है बेटा। यह भी इंपॉर्टेंट है। पॉज कर बेटा। देखिए डीएनए की संरचना, डीएनए की जो संरचना है इस मॉडल को कहते हैं बेटा डीएनए की द्विकुंडली संरचना। डीएनए की द्विकुंडली संरचना। देखिए सबसे पहले इसके बारे में जो है डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में बेटा ये मॉडल दिया किसने सबसे पहले, तो आपको याद रखना है दो वैज्ञानिक थे, वाटसन तथा क्रिक। दो वैज्ञानिक हैं बेटा, उनके नाम है एक वैज्ञानिक वाटसन व फ्रांसिस क्रिक। देखिए वाटसन तथा क्रिक इन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था। इसे वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने क्या दिया था बेटा? डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया। अब देखिए वाटसन तथा क्रिक ने जो ये डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल दिया है, इन वाटसन तथा क्रिक से पहले भी दो वैज्ञानिक थे। इससे पहले भी दो वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। एक मिनट रोकना पड़ा। इसके द्वारा दिया गया है वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल है, इसे वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं। देखिए इस मॉडल इन वैज्ञानिकों से पहले, इन वैज्ञानिकों से, अरे हाँ बेटा देखिए वाटसन तथा क्रिक ने ये डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल दिया है। इन वैज्ञानिकों से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का अध्ययन या उसकी संरचना का अध्ययन किया है। दो मुख्य वैज्ञानिक थे इससे पहले, उनका नाम है बेटा विल्किंस। पहले वैज्ञानिक विल्किंस और दूसरे बेटा फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन्होंने वाटसन तथा क्रिक से पहले डीएनए की संरचना का अध्ययन किया और इसी संरचना के आधार पर उस डाटा का यूज करके वाटसन तथा क्रिक ने एक नया विस्तारित मॉडल दिया जिसे डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल का। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने जो ये डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था उसमें एक तकनीकी यूज की थी एक्स विवर्तन तकनीक। ये ध्यान रखना, एक्स किरण विवर्तन तकनीक।
एक्स किरण विवर्तन तकनीक के द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। उससे जो डाटा प्राप्त हुआ, इसी डाटा का यूज करके वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल का विस्तारित रूप दिया। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली मॉडल या डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या संरचना बताई। पहली जो चीज बताई इन्होंने कहा कि डीएनए जो है, डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में प्रति समानांतर और पूरक होती हैं। कैसी श्रृंखलाएं होती हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। डीएनए किसका बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। और उन्होंने बताई ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये आपस में क्या होती हैं? ये प्रति समानांतर और पूरक होती है। ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर व कैसी थी? पूरक होती हैं। प्रति समानांतर और पूरक का मतलब ये है कि इन दोनों श्रृंखलाओं में, ये जो दोनों श्रृंखला है बेटा, ये 3' सिरा है, ये 5', तो ये 5' और ये 3'। तो इसका मतलब है प्रति समानांतर और पूरक श्रृंखला का मतलब है कि एक श्रृंखला में फॉस्फोडाइएस्टर बंध की दिशा 3' से 5' होगी, तो दूसरी में 5' से 3' दिशा होगी। यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध की जो दिशा है, की दिशा जो है बेटा एक श्रृंखला में होगी 5' से 3' और दूसरी श्रृंखला में 3' से 5'। यानी एक श्रृंखला 3' से शुरू होकर 5' पर खत्म होगी और दूसरी 5' से शुरू होकर 3' तक खत्म होगी। ये पहला पॉइंट समझ में आया। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का मिलकर बना होता है और दोनों श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? प्रति समानांतर और पूरक होती हैं। दूसरी जो चीज इन्होंने बताई है, इस डीएनए की जो संरचना है, डीएनए का जो आधार है, डीएनए की जो बैकबोन है, वो फॉस्फेट समूह और पेंटोज श्रृंखला की बनी होती है। दूसरी चीज इन्होंने बताई बेटा कि जो आधार है, डीएनए का आधार किसका बना होता है? 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज श्रृंखला और फॉस्फेट समूह। तो डीएनए का जो आधार है इसको अपन कह सकते हैं बेटा बैकबोन। तो डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है? पेंटोज श्रृंखला और फॉस्फेट समूह से। पेंटोज श्रृंखला और फॉस्फेट समूह मिलकर डीएनए का आधार बनाता है। नाइट्रोजन क्षारक पार्श्व में जुड़े होते हैं जो आपस में क्षार युग्मक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है। तीसरा आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि इनमें हाइड्रोजन बंध द्वारा नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको क्या लिखना है? पूरक जो नाइट्रोजन क्षार हैं, पूरक क्षार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पूरक क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब पूरक क्षार कौन कौन से, कौन सा क्षार किस क्षारक से जुड़ेगा? तो आपको याद रखना बेटा एडेनिन जो है, एडेनिन और थाइमिन जुड़ेगा। एडेनिन और थाइमिन के मध्य जो बंध बनेगा उसके मध्य द्विबंध बनेगा बेटा। एडेनिन और थाइमिन के मध्य द्विबंध बनेगा। और साइटोसिन का जो पूरक क्षार है वो ग्वानिन, इनके मध्य बेटा त्रिबंध बनेगा। तो ये ध्यान रखना तीसरा पॉइंट कि पूरक क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिससे क्षार युग्म बनता है। क्षार युग्म में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और एडेनिन और थाइमिन के मध्य द्विबंध बनेगा। साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ जुड़ेगा और उनके मध्य त्रिबंध बनेगा। ये पूरक क्षार के जुड़ने से संबंधित एक नियम दिया बेटा, यही मैं बता दूं आपको। एक वैज्ञानिक थे चारगाफ, क्या नाम था? चारगाफ। इन्होंने नियम दिया, उस नियम को कहते हैं बेटा तुल्यता का नियम या क्षारक अनुक्रम का नियम। क्षार अनुक्रम नियम, तुल्यता का नियम या क्षार अनुक्रम का नियम। देखिए बेटा चारगाफ ने क्या बताया था? चारगाफ ने बताया था
कि एक डीएनए में प्यूरिन की संख्या, नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो डीएनए में कुल प्यूरिन की संख्या कुल पिरिमिडिन की संख्या के बराबर होती है। ये नियम किसने बताया? चारगाफ ने। देखिए बेटा इधर मैं बताता हूं आपको चारगाफ ने क्या बताया। चारगाफ नियम, इसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि प्यूरिन जो है बेटा, डीएनए में प्यूरिन की संख्या किसके बराबर होगी? प्यूरिन की संख्या जो है वो पिरिमिडिन के बराबर होगी। और प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है? नाइट्रोजन क्षारक हैं। प्यूरिन कौन कौन सी है? एडिनिन प्लस ग्वानिन। ये किसके बराबर होगी? थाइमिन और साइटोसिन के। प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होगी। एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए प्लस जी, ए प्लस जी, टी प्लस सी इक्वल टू 1। यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात प्रत्येक डीएनए में सदैव क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहेगा? 1 रहेगा। बेटा अब इसमें देखिए, एडिनिन जो है, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो एक डीएनए में जितने एडिनिन होंगे उतने ही संख्या में थाइमिन होगा, क्योंकि एडिनिन और थाइमिन बंध बनाते हैं। और जितनी संख्या में ग्वानिन होगा उतनी संख्या में क्या होंगे? साइटोसिन होंगे। तो हो सकता है एडिनिन और थाइमिन की संख्या ज्यादा हो, ऐसा डीएनए हो सकता है इसमें द्विबंध ज्यादा हो और एडिनिन और थाइमिन ही ज्यादा हो, एडिन साइटोसिन और ग्वानोसिन क्या हो, ग्वानिन क्या हो, कम हो। इनका रेशियो तो एक ही होगा। अरे एडिनिन ज्यादा है तो डीएनए में क्या ज्यादा होगा? थाइमिन ज्यादा होगा, क्योंकि एडिनिन थाइमिन के साथ बंधित हो रहा है। और अगर किसी डीएनए में ग्वानिन ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा? साइटोसिन। तो अनुपात तो एक ही आना है, अनुपात तो बराबर होगा। तो देखिए इस आधार पर ऐसा डीएनए जिसमें एडिनिन और थाइमिन की संख्या ज्यादा है, किससे? ग्वानिन और साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन बंध ज्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन जो है वो कम है। तो ऐसे डीएनए को कहेंगे बेटा एटी डीएनए। कौन सा डीएनए? एटी डीएनए। और इस प्रकार का डीएनए होता है बेटा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसी प्रकार का डीएनए होता है इन कोशिकाओं में। एटी डीएनए होता है, अर्थात एटी की संख्या, एडेनिन थाइमिन की संख्या ग्वानिन साइटोसिन की संख्या से ज्यादा होती है। दूसरा बेटा, ऐसा हो सकता है किसी डीएनए में जीसी की संख्या एटी से ज्यादा हो, जीसी के नंबर एटी से ज्यादा हो, तो ऐसा जो डीएनए वो कहलाएगा बेटा जीसी डीएनए। क्या कहलाएगा? जीसी डीएनए। और इस प्रकार का डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट्स में। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एटी डीएनए और जीसी डीएनए। एटी डीएनए और जीसी डीएनए, डीएनए का जो गलनांक है बेटा, गलनांक, डीएनए का गलनांक इन दोनों डीएनए में किसका ज्यादा होगा? डीएनए का जो गलनांक है वो प्रोपोर्शनल होता है जीसी की मात्रा के। अगर किसी डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा कितनी है उसके आधार पर या उस पर डिपेंड करता है डीएनए का गलनांक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप बताइए कि किस डीएनए, कौन सी कोशिकाओं के डीएनए का गलनांक ज्यादा होगा? कौन सी कोशिकाओं के डीएनए का गलनांक ज्यादा होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीसी की मात्रा ज्यादा है। और प्रोकैरियोट्स में जीसी की मात्रा ज्यादा है, यूकैरियोट्स के डीएनए में जीसी कम है। तो इनका जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोकैरियोट्स के डीएनए का ज्यादा होगा, यूकैरियोट्स के डीएनए का इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आया बेटा? तीसरा पॉइंट समझ में आया ये कि पूरक क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके आधार पर एक तुल्यता का नियम दिया था चारगाफ ने। ठीक है बेटा, इसके बाद है, ये पढ़ लिया आपने, तुल्यता का नियम हो गया, हाइड्रोजन हो गए। अब है क्षारक। नेक्स्ट है बेटा, एक मिनट,
हाँ बेटा, अपन बात कर रहे थे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की, तो 3 चीजें मैंने बता दी हैं। फिर बेटा इसके बाद आता है डीएनए में जो क्या है बताइए, एक मिनट रोकना इसको। हाँ बेटा, देखिए अपने पढ़ लिया है कि पूरक सारक युग्म आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन जो बंध है इनका एक और इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है डीएनए की संरचना में। हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं, डीएनए को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये भी आपको लाइन ध्यान रखनी है बेटा। हाइड्रोजन बंध क्या करेंगे, डीएनए में सारक युग्मों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है किसमें मध्य पाए जाते हैं, सारक युग्म के मध्य उपस्थित कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं, डीएनए को, डीएनए का स्थायित्व में, डीएनए का स्थायित्व को बढ़ाते हैं। और एक दूसरी चीज, ये डीएनए का जो व्यास है, डीएनए के व्यास को निश्चित बनाए रखते हैं बेटा, डीएनए के व्यास को निश्चित रखते हैं। एक चीज और है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है, एक नाइट्रोजन क्षारक के ऊपर दूसरे क्षारक स्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारकों की ये व्यवस्था, एक के ऊपर एक का स्थित होना, ये भी डीएनए की संरचना को स्थायित्व और उनके व्यास को निश्चित बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए की संरचना में बेटा चौथा पॉइंट है बेटा डीएनए की संरचना से संबंधित कि इनके मध्य जो सारक युग्म है, एक सारक युग्म के ऊपर दूसरा सारक युग्म है, तो सारक युग्म के मध्य दूरी, सारक युग्म के मध्य दूरी, जैसे ए टी ये है, फिर जी सी है, इनके मध्य जो दूरी है बेटा, ये दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी में आपको लिखना है इनकी जो घुमाव होता है, डीएनए की श्रृंखला में जो घुमाव होता है हेलिक्स का, या इसको कहते हैं कुंडलन। एक कुंडलन में, एक घुमाव या एक कुंडलन में 10 सारक युग्म होते हैं। कितने सारक युग्म हैं, 10। तो एक कुंडल की लंबाई क्या हो जाएगी, एक कुंडलन की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 10 मल्टीप्लाई 3.4 तो हो जाएगा बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन की लंबाई यानी बेटा ये डीएनए की डबल हेलिक्स श्रृंखला है, इसमें 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म है, एक सारे युग्म मध्य 3.4 है, तो 10 के मध्य क्या हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट बेटा, ये यहां से यहां तक एक कुंडलन यहां से है बेटा, ये कुंडलन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक कुंडल में कितने सारे युग्म होंगे, 10 सारे युग्म। और एक सारे युग्म के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो एक पूरे कुंडल या एक घुमाव में कितने, एक घुमाव के मध्य कितनी दूरी होगी, लेंथ किया होगी घुमाव की 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चले नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है बेटा, डीएनए का जो व्यास होता है, डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार डीएनए का व्यास जो है बेटा वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास का मीन्स है बेटा ये डीएनए की श्रृंखला है, डबल हेलिक्स है, ये दूरी ये कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ये है डीएनए का व्यास। इस प्रकार बेटा आज अपने डीएनए की संरचना पढ़ ली है, डीएनए की लंबाई, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, और इस प्रकार ये अपने 4 घाव का नियम पढ़ा है। ठीक है बेटा, ये डीएनए की संरचना है। ठीक है, 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहली की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, दोनों आपस में पूरक और समानांतर होती है। पूरक और समानांतर क्या होता है ये मैंने बताया है। फिर डीएनए का जो आधार है, बैकबोन है बेटा, वो पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह से बना होता है। फिर अपने पढ़ा पूरक सारक आपस में जुड़े होते हैं जिसे सार युग्म बनता है, और एडेनिन थाइमिन के साथ द्विबंध बनाएगा। साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन जो है ग्वानोसिन के साथ हमेशा त्रिबंध बनाएगा। फिर अपने इसके आधार पर तुल्यता का नियम पढ़ा बेटा, तुल्यता का नियम चारगाफ ने दिया था, इसके बारे में ये चीजें पढ़ी है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 80 प्रकार का डीएनए और जीसी प्रकार का डीएनए, 80 प्रकार का यूकैरियोट में पाया जाता है, जीसी प्रकार का प्रोकैरियोट में पाया जाता है। फिर गलनांक पढ़ा था, गलनांक जो है जीसी की मात्रा के अनुपात में होती है। चलो ठीक है, ये अपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट करेंगे। ये जो चीजें पढ़ी है इनको आराम से आपको देखना है और एक एक चीज पढ़ के आपको लिखना है और आराम से इसको याद करके बेटा समझने की कोशिश करनी है। जरूर आपके ये समझ में आएगी। ओके बेटा।